हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? तो मैं ईशान, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं अपने चैनल अड्डा 247 साइंस सूत्रा में, जहां पर हम साइंस की बेहतरीन ट्रिक्स के साथ अपने चैप्टर को समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने जब लास्ट क्लास ली थी एसिड बेसिस सॉल्ट्स की, तो वहां पे हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, एसिड्स क्या होते हैं और बेस। मेरे दोस्तों, आज हम तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आए हैं बहुत सारे, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आते रहेंगे। ये सदाबहार टॉपिक है एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? कोई बता सकता है? थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचो। कोई कह रहा है सर नमक बोलते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। सॉल्ट को हम नमक बोलते हैं, लेकिन वो हम अपनी भाषा में उसको नमक बोलते हैं। एक्चुअल में सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता। जो हमारे घर में या जिस चीज को हम नमक बोलते हैं, उसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, यानी उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। वो भी अपन आगे जाकर देखेंगे। देखो, सॉल्ट बनता कैसे है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सॉल्ट का हमारी लाइफ में यूज क्या है? और तीसरा सवाल, क्या सॉल्ट सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं या सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरी होती है? तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो इस चैनल पे बने रहिए अंत तक। मैं आपको इस टॉपिक में मास्टर बना दूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आ जाओ, जोश के साथ स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों इस टॉपिक को, सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में आगे हम क्या देखेंगे? अब हम आगे देखेंगे कि सॉल्ट के टाइप कितने होते हैं, सॉल्ट के कितने टाइप होते हैं, सॉल्ट बनता कैसे है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, द फैमिली एंड पीएच डायनेमिक्स ऑफ सॉल्ट। तो पीएच डायनेमिक्स को समझने से पहले हम एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? कि सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। तो व्हाट इज सॉल्ट? सो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर बताता हूं सॉल्ट के बारे में। इट इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं एसिड बेसिस के, उनको हम सॉल्ट्स कहते हैं। सॉल्ट्स हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ तीन ही कैटेगरी में आते हैं। एक होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट, और एक होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। अब क्वेश्चन ये, सर इनमें डिफरेंस क्या है? एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? राइट? आओ तो जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम कह रहे हैं एसिडिक सॉल्ट है, दैट मींस वो सॉल्ट एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। किसको शो करता है? एसिडिक बिहेवियर को। मान लो मैंने सॉल्ट के बारे में बात की, तो ये एसिडिक है नेचर में, तो एसिडिक कीवर्ड याद रखना। एसिडिक क्या है? मतलब ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर के बारे में बताता है। ये वाला सॉल्ट हमें एसिडिक नेचर के बारे में बताता है। अब सेकंड जो है सर, ये न्यूट्रल है। तो जो हमारा जो न्यूट्रल है वो कैसा है नेचर में? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। न्यूट्रल का मीनिंग है ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। थर्ड पॉइंट, बेसिक सॉल्ट क्या होगा? तो जो हमारा जो बेसिक सॉल्ट होगा, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक, तो बेसिक मींस बेसिक इन नेचर। नेचर में ये बेसिक है। अच्छा, अब हमने पीएच स्केल के बारे में पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन पीएच स्केल को आज हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो देखो, पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो हमारी जो पीएच स्केल है उसको इंट्रोड्यूस किया था स्वान एंड सोरेनसन ने। पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? स्वान एंड सोरेनसन ने। और स्वान एंड सोरेनसन ने क्या किया? इस पीएच स्केल को इसलिए बनाया क्योंकि
आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, या फिर कौन सा कम एसिडिक है और कौन सा कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि हमने जो पहले इंडिकेटर्स पढ़े थे उन इंडिकेटर्स में हमको सिर्फ इतना ही बता चलता था कि या तो सब्सटेंस एसिडिक होगा या सब्सटेंस बेसिक होगा। अगर मुझे लेकिन उस सब्सटेंस की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, क्या आइडेंटिफाई करनी है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को समझने के लिए कि अगर एसिडिक है तो मोर एसिडिक है या स्लाइट एसिडिक है, अगर बेसिक है तो मोर बेसिक है या फिर स्लाइट बेसिक है, तो उसको समझने के लिए पीएच स्केल को दिया गया। अब पीएच स्केल में क्या हुआ? 0 से 40 नंबरिंग दी गई। कहां से कहां तक नंबरिंग दी गई? देखो यहां पे देखो, 0 से 14 तक नंबरिंग दी गई पीएच स्केल में। अब ये पीएच स्केल बताती क्या है? तो ये बताती है यदि, और जो ये 7 है, जो हमारा ये 7 है, इसको न्यूट्रल कहा गया। कैसा कहा गया? न्यूट्रल। यदि किसी कंपाउंड का पीएच 7 आता है, अगर किसी कंपाउंड का पीएच 7 आता है तो उस कंपाउंड को हम न्यूट्रल कंपाउंड में काउंट करेंगे, या किसी सॉल्ट का पीएच 7 आएगा तो उस सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। यदि वो सॉल्ट एसिडिक है तो पीएच क्या होगा सर? अगर वो सॉल्ट एसिडिक है तो मेरे भाई उसका पीएच होगा बिटवीन 0 to 7, 0 to 7। और यदि कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उसका पीएच कितना होगा सर? तो उसका पीएच होगा हमारा 7 to 14। को पता कैसे चलेगा कि 0 to 7 में स्लाइटली एसिडिक कौन सा है और मोर एसिडिक कौन सा है? और 7 to 14 में पता कैसे चलेगा कि स्लाइटली बेसिक कौन सा है और मोर बेसिक कौन सा है? तो अब देखो, अगर ये सीरीज इस तरफ जा रही है टूवर्ड्स 14, कहां जा रही है? टूवर्ड्स 14। अगर 7 से 14 की तरफ जा रही है, दैट मींस 6 से 0 की तरफ जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और 7 से 14 की तरफ जा रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। अब ये तो समझ में आ गया कि इस 0 से 14 के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ कहां है और बेसिक स्ट्रेंथ कहां है। लेकिन पीएच ने बताया कैसे कि एसिडिक कौन सा होगा और बेसिक कौन सा होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, तो पीएच को हम बोलते हैं, पीएच इज कॉल्ड एज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर किस में मेजर करते हैं? तो हम हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन में मेजर करते हैं, कि जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो सब्सटेंस कम एसिडिक होगा। अगर एसिडिक कम है तो फिर कैसा होगा? ऑब्वियसली बेसिक होगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसको कुछ ऐसा बना देते हैं। देखो, ये टेबल कुछ ऐसी जाती है, ये 7 से ऊपर उठी या ऐसी, मतलब ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड दिस शोज द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। एक तरफ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी साइड हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। एक बार देख लो गौर से, एक तरफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जहां पर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो एसिडिक ज्यादा, जहां पे हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिक ज्यादा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि पीएच क्या है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट किनको बोलते हैं। अब हम इनको थोड़ा ब्रेक करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा। देखो, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि इस केस में एसिड स्ट्रॉन्ग है। क्या कहते हैं? बताया, एक थ्योरी हुई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक थ्योरी थी, जो ज्यादा ताकतवर है जमीन और भैंस दोनों उसी की है, जिसकी लाठी उसी दी भैंस। समझे भाई?
तो लाठी किसकी है? एसिड की। तो नेचर भी एसिड का ही होगा, मतलब एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है। तो स्ट्रांग एसिड होने की वजह से इसका क्या नेचर हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बेसिक कैसे होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो बेसिक हो जाएगा। कैसे? अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, मतलब अब बेस स्ट्रांग है तो जो नेचर होगा वो बेसिक हो जाएगा। अगर बेस है स्ट्रांग तो नेचर बेसिक हो जाएगा और वीक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? तो न्यूट्रल का मतलब है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों ही दमदार होने चाहिए, दोनों ही खली हैं। अब दोनों को ही लड़वाया, दोनों ही खली है, दोनों की पावर सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो ना ही कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा। अब उसी तरह दूसरा केस और है, या फिर दोनों स्ट्रांग होंगे या फिर दोनों वीक होंगे। क्या? या फिर पहले हमने रिएक्शन कराया स्ट्रांग और स्ट्रांग बेस का तो न्यूट्रल सॉल्ट बना। सेकंड केस है यदि हम वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराएंगे तब भी हमको न्यूट्रल ही सॉल्ट मिलेगा। बेचारे दोनों कमजोर हैं, कोई भी नहीं जीतेगा, दोनों स्ट्रांग हैं तब भी कोई नहीं जीतेगा, तो उस केस में न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो हमको क्या याद रखना है? जब एसिड स्ट्रांग तो एसिडिक सॉल्ट, जब बेस स्ट्रांग तो बेसिक सॉल्ट, और जब दोनों स्ट्रांग या दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 होगा, एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच है वो लेस देन 7 होगा। बेसिक सॉल्ट का पीएच कैसा होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। बेसिक सॉल्ट का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा और न्यूट्रल का इक्वल टू 7 होगा। न्यूट्रल का इक्वल टू 7 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको अच्छे से देखिए गौर से, बढ़िया 3D डायग्राम बनवा के लाए हैं बाबू तुम्हारे खातिर कि मजा आ जाए, एकदम पढ़ के दिल खुश हो जाए। ये डायग्राम को याद कर लिया तो जीवन खुश हो जाएगा एकदम। क्लोर एल्कली प्रोसेस, कुछ लोग इसको बोलते हैं चोर एल्कली प्रोसेस। तो ये क्लोर या चोर एल्कली प्रोसेस नहीं है, इट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एस्पेक्ट से, इसको समझना बहुत जरूरी है बाबू। क्लोर का मतलब किससे है? तो क्लोर का मतलब है क्लोरीन से, क्लोर का मतलब है क्लोरीन से, और एल्कली अपने आप में एल्कली है ही। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसमें ब्राइन स्प्लिट हो रही है। इसमें एक वर्ड यूज किया ब्राइन, किसी को पता हो तो जरा कमेंट में बताना ब्राइन क्या होता है। आई होप 10th के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो सिलेबस पढ़ा ही होगा। जल्दी जल्दी बताओ ब्राइन क्या होता है। नहीं पता? चलो मैं बताऊंगा, तुम्हारा भाई बताएगा, तुम टेंशन ना लो। तो ब्राइन का मतलब होता है, ब्राइन को भी याद रखना, इसको एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl बोलते हैं। इसको हम रिएक्शन में यूज करेंगे अभी, ठीक है। क्लोर माने क्लोरीन, एल्कली माने एल्कली। अब हो क्या रहा है? तो ब्राइन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्राइन का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में हमने पढ़ाई था, क्या बोलते हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? यार कैसे लोगों, पता ही नहीं है। जिसको पता वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं पता वो इधर सुनेगा, ठीक है भाई लोगों। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, या फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक क्या बनेगा? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक क्लोरीन गैस बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखो ये एनोड है तुम्हारा, एनोड है ये, और ये तुम्हारा कैथोड है। ये क्या है? इस सेटअप को क्या बोलते हैं? क्या है ये? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप। और प्रोसेस जो हो रही है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो इसमें क्या क्या जरूरी होता है? इसमें एक एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एक कैथोड होता है हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और फिर क्या होता है? ये जो लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है ना,
ये तुमको ये लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है, ये लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। तो इसमें 3 चीजें होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, या इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। सेकंड नेम क्या है इसका, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, इसमें जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, करंट पास होगा, तो जो एनोड है उस पर एनाइंस चले जाएंगे और कैथोड पर कैटाइंस चले जाएंगे। तो एनोड पे क्या फॉर्म होगा, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। क्या मैंने सही बोला, नहीं, एनोड पर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए इसके ऊपर क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, क्लोरीन गैस। और कैथोड के ऊपर जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें जो गैस फॉर्म होगी वो हमारी होगी हाइड्रोजन। कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन। और जो सोल्यूशन है लिक्विड की फॉर्म में बच गया, अब इतने 2 प्रोडक्ट निकलने के बाद जो थर्ड प्रोडक्ट है वो ये इस लेआउट के, पाइप लेआउट के थ्रू निकल जाएगा। इसमें से जो बचेगा वो है NaOH। क्या बचेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का ही अपना अपना यूज है, बड़ा ही पावरफुल लोग हैं, इनका अपना अपना दबदबा है तीनों का, वो भी सीखेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, NaCl एक्वस मतलब ब्राइन सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ। मतलब हमने ये जो पूरा कंप्लीट है, ये जो पूरा कंप्लीट है, ये हमारा ब्राइन है। क्या है, ये हमारा ब्राइन है। NaCl प्लस H2O ब्राइन है। इनका ब्रेकडाउन हुआ तो NaOH बना। NaOH हमारा एल्कली है। NaOH हमारा क्या है, एल्कली है। NaOH एल्कली है। क्लोरीन गैस फॉर्म होगी और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होगी, एनोड पर Cl2 होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इनके अपने ही यूजेस हैं। इनके क्या यूजेस हैं, तो देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट दिया हुआ है तीनों का, इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देखेंगे। हाइड्रोजन को हम फ्यूल्स में यूज करते हैं। हाइड्रोजन को हम कहाँ का यूज करते हैं, फ्यूल्स में यूज करते हैं। सेकंड कहाँ करते हैं, मैरग्रेन बनाने में। और तीसरा है अमोनिया के लिए फर्टिलाइजर्स। हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उन फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। और हाइड्रोजन फ्यूल का हम यूज कहाँ करते हैं, रॉकेट्स में करते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का यूज कहाँ का होता है, पहले तो वाटर ट्रीटमेंट में, अगर किसी ने स्विमिंग पूल में नहाया है ना, स्विमिंग पूल में अगर नहाया है, आज ब्लू है पानी, पानी दिन भी सानी सानी, तो उस ब्लू वाटर में गंदगी साफ करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एक ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं जिसको हम क्लोरीन बोलते हैं। दूसरा, इसका यूज पीवीसी पाइप्स बनाने में होता है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के फॉर्मेशन में होता है। थर्ड, इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको, एज अ डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड होता है पेस्ट को मारने के लिए और डिसइंफेक्टेंट होता है इन्फेक्शन को किल करने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं। थर्ड जो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यूज करते हैं हम डीग्रीसिंग में। किस में यूज करते हैं इसको हम, डीग्रीसिंग में। मेटल्स की डीग्रीसिंग में इसका यूज करते हैं, मतलब जिन मेटल्स पर ग्रीस लगी होती है उनसे ग्रीस हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारा सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में। सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और थर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, पेपर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। अब क्वेश्चन है सर आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं, जिन फाइबर्स को हम तैयार कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं वो नेचुरल है। नेचर से मिलने वाले कौन कौन से हैं, एक कॉटन हो गया, एक सिल्क हो गया, ये हमें नेचर से मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल में रेयन और नायलॉन। आर्टिफिशियल फाइबर्स अगर लिखने हो तो लिख लो एग्जाम्पल के लिए, एक होगा तुम्हारा रेयन और दूसरा होगा तुम्हारा नायलॉन। तो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक नायलॉन और दूसरा रेयन। ये दोनों ही हमारे
आर्टिफिशियल फाइबर्स में आते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में। अब चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना। ब्लीचिंग देखिए, ब्लीचिंग औरतें जब भाई किसी की शादी है घर में, अगर कोई अपने घर में किसी को शादी के लिए या खुद लड़का खुद तैयार होने गया हो तो कहते हैं काले से गोरा बनाने के लिए ब्लीचिंग लगाई जाती है। कभी कभी गोरा भी एकदम भदभदा हो जाता है ब्लीचिंग के, क्योंकि अपने रिएक्शन है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये फोटो दिख ही रहा होगा, सफेद कलर का होता है ना। इसको आटा समझ के मत खा लेना, ये ब्लीचिंग पाउडर है मेरे भाई। तो ब्लीचिंग पाउडर से करना क्या है हमें पावर ऑफ क्लोरीन देखनी है कि क्लोरीन कितना शक्तिशाली है, ये सीखना है। तो जब हम करते क्या है, इसकी प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भाई? ज्यादा मत बोलिए, इधर देखिए। देखो ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको हम पूल्स में सफाई करने में यूज करते हैं, और वुड पल्प में, पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, और एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को भी क्लीन करने के लिए और पूल वाटर को भी क्लीन करने के लिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसका पिक्चर है, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं भाई साहब। ये अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा सुंदर है, सफेद कलर के हैं। अच्छा, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर इसमें कोई क्वेश्चन आता भी है कि ऐसा ही पढ़ा रहे हो? तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। कौन कौन से? देखो बोर्ड फोकस कुछ क्वेश्चन दिए मैंने आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करने हैं। देखो 2015 और 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आंसर करके कमेंट में बताइएगा। उससे क्या होगा, अगर कमेंट में बताएंगे तो आपकी नॉलेज चेक होगी, और यदि किसी का आंसर गलत होता है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है जरा मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स, भाई ये तुम्हारी एक्स नहीं है, ये कंपाउंड एक्स है ना, अपनी एक्स मत समझ लेना, ये है ना, ये कंपाउंड एक्स है बाबू। अब कुछ लोग, कुछ लौंडे अपनी एक्स को याद करने लगेंगे, कुछ लड़कियां अपने एक्स को याद करने लगेंगी, तो भाई ये वो एक्स नहीं है, ये कंपाउंड वाला एक्स है, ठीक है। फॉर्म्ड कंपाउंड एक्स फॉर्म होगा जब क्लोरीन गैस का रिएक्शन ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ होगा, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, देखो ड्राई क्लोरीन गैस और ड्राई स्लैग्ड लाइम दोनों ही ड्राई ड्राई चाहिए, सूखे सूखे चाहिए, तो ड्राई वर्ड से कंफ्यूज मत होना। ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब भी स्लैग्ड लाइम से है, और ड्राई क्लोरीन गैस का भी मतलब क्लोरीन गैस से ही है। आई बात क्लियर समझ में? तो राइट इट्स केमिकल इक्वेशन एंड टू मेजर यूजेस। तो भाई केमिकल इक्वेशन ये दी हुई है, इसने लिख देना, और दो यूजेस की जगह 3 लिखे हुए हैं, भर के कोई भी 2 लिख देना, मजा आ जाएगा। नंबर ना मिले तो भाई देख लेगा तुम्हारा, टेंशन ना को। आई होप ब्लीचिंग पाउडर का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, बेकिंग सोडा। जब घर में रखा हो सोडा तो फिर काहे का रोना, सोना को सोडा कर दिया। अच्छा बेकिंग सोडा होता क्या है? क्या आपने कभी घर में बेकिंग सोडा नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। देखा हो ना, जब घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं या आपके दादाजी पापा जी होते हैं, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जब उन्हें एसिडिटी होती है तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोडा मिला के दे दो खाने का। इसको हम प्यार से खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? खाने का सोडा मिला के दे दो तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपका ये बेकिंग सोडा है ये नेचर में बेसिक होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? बेसिक है। ये जो बेकिंग सोडा है नेचर में बेसिक होता है आपका। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाते हैं उस प्रोसेस को हम सॉल्वे सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सॉल्वे प्रोसेस बोला जाता है। यदि बाई चांस कभी कोई पूछ ले कि सॉल्वे प्रोसेस क्या होती है तो क्या देना, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। क्या कह रहा है तू भाई? सुन धीरे से। सॉल्वे प्रोसेस का मतलब है बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। ठोको ताली। मजा आया कि नहीं आया? अब देखो बनता कैसे है। अभी हमने वहां पे ब्राइन देखा था, अब यहां पे हम पढ़ेंगे
अमोनिकल ब्राइन। क्या पढ़ेंगे? एक वर्ड है इसमें, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन क्या होता है? तो मेरे भाई अमोनिकल ब्राइन टर्म आपको कुछ लोग ही बताएंगे, हर कोई नहीं बताता। तो अमोनिकल ब्राइन का मतलब क्या है? देखो, ब्राइन का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मेरे पास ब्राइन तो आ गया, ये मेरा ब्राइन हो गया, NaCl प्लस H2O ये मेरा ब्राइन हो गया। तो मेरा ये हो गया ब्राइन, ये मेरा ब्राइन हो गया। अब अमोनिकल ब्राइन कैसे बनेगा? तो अमोनिकल का मतलब किससे है? अमोनिया से। देखो अमोनिकल दिख रहा है, अमोनिकल से मिलता जुलता वर्ड क्या है? अमोनिया। जब हम अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं, जब हम अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं तो वो अमोनिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिकल। अमोनिकल आना, ऐसे अमोनिकल मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर लेंगे तो वो अमोनिकल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अमोनिकल। ये हमारा हो गया अमोनिकल। ठीक है, तो ये दोनों अमोनिकल हो गए, ये दोनों मिला के ब्राइन हो गया। तो ये कंबाइंड फॉर्म में बनता है अमोनिकल ब्राइन। अब वो पूछे अमोनिकल ब्राइन का रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ? तो अमोनिकल ब्राइन का जब रिएक्शन हुआ तो हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा देखने? तो मेरे भाई दो चीजें जो हम देखेंगे, पहला होगा हमारा सोडियम बाय कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं NaHCO3। और जो सेकंड चीज मिलेगी हमको वो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। देखो इधर अमोनियम क्लोराइड मिलेगा एक तो NH4Cl, और दूसरा पार्ट क्या मिलेगा? NaHCO3। इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। और इसका और क्या हो सकता है नाम सर जी? तो इसका जो दूसरा नाम हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई बात समझ में? तो जब हमने सॉल्वे प्रोसेस करी, अमोनिकल ब्राइन का रिएक्शन कराया, इसमें क्या क्या था? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl और H2O, इन चारों को जब मिक्स किया, चैम्बर में ले गए, तो इनसे दो प्रोडक्ट जनरेट हुए हीट करने पर। कौन कौन से दो प्रोडक्ट निकले हीट करने पर? NH4Cl और बेकिंग सोडा यानी NaSCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अब जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको याद रखना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहां से हमने बेकिंग सोडा बनाना सीखा। अब हम इसी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना सीखेंगे। लेकिन पहले मेरे भाई इसके यूजेस तो देख ले। तुझे वॉशिंग सोडा पे जाने की पहले पड़ रही है, बेकिंग सोडा के यूज कौन देखेगा? तो अब हम यूज देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेकिंग सोडा थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर तुमने कहा सर आपने बेकिंग सोडा तो बना दिया, अब मेरा दूसरा सवाल, अब मैंने इस बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, जाओ इसी को गर्म कर दिया, फिर क्या कर लोगे? अगर तुमने इस बेकिंग सोडा को हीट किया तो तुम्हें इसमें तीन चीजें मिलेंगी बंधु। बोलो क्या क्या मिलेगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, दूसरा H2O यानी वाटर, और थर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीजें इसमें हमको देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या होगा? अगर NaSCO3 को हम हीट करेंगे तो NaSCO3 को हीट करने के बाद क्या होगा? एक तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें हमारे लिए कुछ यूजफुल है, इसे पढ़ाने का क्या मतलब सर? हाँ भाई, हमारे लिए जो काम की चीज है वो एक है CO2 और दूसरी काम की चीज है ये सोडियम
कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को भी दिमाग में रखना, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से ही हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अब इसमें जो दूसरी चीज है वो हमारे काम की है, वो है CO2। इसको तो सभी जानते हैं कि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है, घर में कभी बारिश हो रही हो, बारिश का मौसम हो, टिप टिप पानी गिर रहा हो, और मम्मी से दिल कर जाए ये कहने का, माँ आज तो पकोड़े बना देना, मौसम बड़ा सुहाना और रोमांटिक है, पकोड़े और चाय का आनंद ही अलग होगा। तो मम्मी जो क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं भाई, हो सकता है तुमको दिक्कत हो जाए उसको खाने के बाद, तो वो नुकसान ना करें और पकोड़े क्रिस्पी बने, उसके लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म होते ही CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर वही सब्सटेंस को फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है, इसलिए पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। दूसरा, अगर फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है तो बेकिंग सोडा का यूज हम केक बनाने में भी करते हैं, तो केक बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और कहाँ का यूज करते हैं, तो ऐसे 2 और 3 यूजेस हैं बेकिंग सोडा के जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं इंग्रेडिएंट में। दूसरा, माइल्ड एंटासिड है। अभी बताया था एक एग्जाम्पल कि घर में हमारे जो लोग होते हैं, दाई वगैरह, उन्हें एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा को लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक होता है, और जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बना देता है। तो अब ना ही एसिडिक इफेक्ट रहता है, ना ही बेसिक इफेक्ट रहता है। तो ये माइल्ड एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है, मतलब ऑपोजिट ऑफ एसिड, एंटी एसिड मान लो। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। तो एंटासिड को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड को ऐसे देख लो, एंटी एसिड। तो अपोजिट ऑफ एसिड, तो ऑपोजिट ऑफ एसिड क्या होगा, तो ऑपोजिट ऑफ एसिड होगा हमारा बेस। इसको माइल्ड एंटासिड भी बोलते हैं, जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सॉरी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पेट में एसिडिटी को खत्म करता है। ठीक है। थर्ड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। कंपनियों के बाहर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे देखे होंगे, तो फायर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो हमारे आग बुझाने का काम करते हैं। तो आग बुझाने में कौन हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो सोडा और एसिड। सोडा और एसिड का मतलब क्या है, सोडा का मतलब है बेकिंग सोडा से, सोडा एसिड में बेकिंग सोडा और एसिड का मतलब क्या है, सोडा से मतलब है बेकिंग सोडा से, NaHCO3 से, और एसिड से मतलब है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, सप्लाई कट कर देती है एनवायरनमेंट की और ऑक्सीजन की, तो उससे क्या होता है, आग जल्दी बुझ जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। ठीक है। इसलिए अब कहाँ कहाँ यूज होता है, केक बनाने में एंटासिड की तरह, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का फॉर्मूला बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई कभी क्वेश्चन आया क्या बोर्ड में, हाँ भाई बिल्कुल आया। ये क्वेश्चन को तुम देख लेना, 2017 और 2019 दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। Why does cake rise and become spongy on adding बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को ऐड करते ही केक स्पॉन्जी क्यों हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर से भाई। एक्सप्लेन विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब जो ये रिएक्शन है, हमारी जो रिएक्शन है ये किससे रिलेटेड है, ये बेकिंग पाउडर से रिलेटेड है। तो सर आपने बेकिंग पाउडर की तो रिएक्शन बताई ही नहीं, तो चलो बेकिंग पाउडर की भी देख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। अब बेकिंग पाउडर का रिएक्शन समझते हैं। पहले ये समझो, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो समझो। क्या समझना है पहले, तो पहले समझना है मैंने NaHCO3 बना दिया। अब मैंने इस NaHCO3 का क्या किया,
इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। किसके साथ रिएक्ट करा दिया? एसिड। जो H प्लस है ये हमारा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर हम जनरली कौन से एसिड को यूज करेंगे? तो यहां पर जो हम एसिड यूज करेंगे दैट इज अवर टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एसिड है। अब मैं अगर टार्ट्रिक एसिड का रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ करवा दूं, बेकिंग सोडा, तो क्या होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सोडियम सॉल्ट बनेगा। सोडियम सॉल्ट बनेगा एसिड का। सोडियम सॉल्ट किसका बनेगा? एसिड का। साथ में और क्या मिलेगा? तो और मिलेगा वाटर, और साथ में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है ये हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेकिंग पाउडर में यूज होती है केक को फ्लफी वगैरह बनाने में या फिर उस करने में। तो हम वहाँ बेकिंग पाउडर का यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत सी जगह जहाँ केक बनता है वो बेकिंग पाउडर यूज होती है। तो बेकिंग पाउडर का यूज क्या है? तो बेकिंग पाउडर का यही यूज है कि उसमें जो CO2 फॉर्म होती है वो सब्सटेंस को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाती है। अब याद रखना कि बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है। तो बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं हम? तो बेकिंग सोडा हम बोलते हैं NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब तो बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर जो है हमारा इट इज अ कॉम्बिनेशन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा किस किस चीज का? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस, इसको ऐसा लिख लो, एसिड में टार्ट्रिक एसिड ले लो, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। एंड बेकिंग सोडा तो फिर NaSCO3 को बोलते हैं, और ये किसका कॉम्बिनेशन है? NaSCO3 प्लस एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का ही यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, हम कोई भी एसिड ले सकते हैं जो रिएक्ट कर सके इसके साथ, लेकिन ज्यादातर यूटिलाइजेशन टार्ट्रिक का ही होता है। ठीक है, तो ये था बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने वहां पर जो Na2CO3 बनाया था, हमने जो सोडियम कार्बोनेट बनाया था, उसमें मैंने 10H2O ऐड कर दिए। 10H2O ऐड कर दिए तो क्या बन गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या बन गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये है क्या? तो समझो मेरी बात। Na2CO3 तुम्हारा बता ही दिया मैंने, ये इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको समझते हैं क्या है। तो जब सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर क्रिस्टल ऐड होंगे तो ये क्या बना देगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है। डेका हम 10 को बोलते हैं, तो ये कंपाउंड बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। कॉमनली इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक है, कॉमनली ये हमारा वॉशिंग सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। प्रिपरेशन क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। अब इस वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? तो ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग में, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में यूज करते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है यानी टर्बिडिटी होती है, इसको रिमूव करने में हम इसका यूज करते हैं। पानी के साथ वॉशिंग सोडा को मिला के हम कपड़े जब धोते हैं तो वो पानी सॉफ्ट हो जाता है, हमारे लिए धोना इजी हो जाता है। देखो बोर्ड से रिलेटेड अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है? बोर्ड फोकस 2018 और 2022 में आया। इसको करके आप कमेंट में बताना कि वॉशिंग सोडा क्या है और इसको बेकिंग सोडा से कैसे
वॉशिंग सोडा क्या है और इसको बेकिंग सोडा से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सी इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व होंगी, करके देखना, नहीं आया तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब है हिडन आर्किटेक्चर, दैट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी किसी भी रिएक्शन में जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हर यूनिट में वो क्या बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एनहाइड्रस सॉल्ट है और एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। क्या डिफरेंस है इसमें, एनहाइड्रस का मतलब क्या है और हाइड्रेटेड का मतलब क्या है। तो देखो हाइड्रा का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रा का मतलब होता है पानी यानी वाटर। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, पानी यानी वाटर। तो अब एनहाइड्रस का मतलब हो गया कि जिसमें वाटर रिमूव हो गया या फिर वाटर क्रिस्टल्स रिमूव हो गए, ऐसे सॉल्ट को हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। सपोज मैंने एक रिएक्शन ले लिया, ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O था, ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O था, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या बोला मैंने इसको, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब जैसे इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को मैंने हीट किया, ये हीट का सिंबल होता है, जैसे ही इसको मैंने हीट किया तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CuSO4 प्लस 5H2O। मतलब इसमें से जो वाटर के क्रिस्टल्स हैं यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये किस कलर का होगा, तो ये वाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा, ये वाइट। और ये किसका होगा, ब्लू। ये ब्लू क्रिस्टल्स होंगे, ये क्या होंगे, ये ब्लू क्रिस्टल्स होंगे और ये वाइट पाउडर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाइट पाउडर। क्योंकि जब ये क्रिस्टल फॉर्म में था तो हाइड्रेटेड था, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो इसने अपनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज की, तो वो ब्लू कलर है वो हटके व्हाइट हो गया और ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो गए। अब इसी हिस्से को हम जो डॉट 5H2 है इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही वाटर मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज POP। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज POP। POP का यूज क्या होता है, हाथों में फ्रैक्चर हो जाए, खिलौने बनाने के लिए, इन सबको बनाने के लिए हम POP का यूज करते हैं। ये डायग्राम देखो, आप देख ही रहे होंगे, गौर से दिख रहा होगा इस डायग्राम में कैसे फ्रैक्चर को ज्वाइंट करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। क्या हो रहा है, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार करते हैं, तो हम फॉर्मेशन करेंगे जिप्सम को। जब हम हीट करेंगे, ये हमारा जिप्सम है CaSO4.2H2O को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये CaSO4.12H2 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम POP बोलते हैं, वो बना लेता है। साथ में 1.12H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। जैसे ही CaSO4.12H2 मतलब POP को जैसे ही हम गीला करके अप्लाई करते हैं यानी उसमें मॉइस्चर ऐड होता है, तो वापस से वो एक हार्ड मास क्रिएट करता है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। और ये हार्ड मास हमारा जिप्सम तैयार कर लेता है साथ में। जैसे कि देखो हमने बताया ये CaSO4.12H2O बना। अब इस CaSO4.12H2O की वापस से 1/1/2H2O के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा वापस से, तो ये बना देगा CaSO4.2H2O जो कि एक हार्ड मास है। क्या है ये हमारा एक हार्ड मास है। क्या है ये हमारा एक हार्ड मास है। और इसी से फिर वो हार्ड हो जाता है जो प्लास्टर का लेयर होता है, ताकि हमारा हाथ सेट हो सके। यदि टूटे फूटे हाथ हो तो वो जुड़ जाए। तो ये पढ़ लेना
की यूजेस क्या है, फ्रैक्चर बोन्स वगैरह इनमें यूज होता है, ये सब हमने देख ही लिया, ठीक है, ये सब हमने देख ही लिया ये कैसे बनेगा। अब बोर्ड फोकस के लिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पीओपी से रिलेटेड, तो 2019 और 2023 में पूछा गया, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर, शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर एंड व्हाई मस्ट इट बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसका आंसर मैं दे देता हूं कि इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करना है। हमने सीखा कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर इसको करना इसलिए जरूरी है, यदि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा ये वापस से हार्ड मास तैयार कर देगा, किसका, जिप्सम का, तो ये हमारे कोई काम का नहीं रहा। ये पाउडर हमारे तभी यूजफुल है जब इसको हमें यूज करना हो, अगर हम ऐसे इसको खुला छोड़ देंगे तो ये एक हार्ड मास क्रिएट कर लेगा और वो हमारे लिए कोई काम का नहीं बचेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा मेरे भाई। आई होप तो आपको समझ में आया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लगी या नहीं लगी उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फैक्ट्स के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।